नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 20वीं कड़ी में आज हम जानेंगे हिजाब की असलियत। ये जानना क्यों जरूरी है, तो पहले ये वीडियो देखते हैं। जॉब हमारा, जॉब हमारा, चीन चलेंगे हम। हमारे इस्लाम से बात आएगी, ईद की जगह पत्थर से देना पड़े, लेकिन जवाब देखा आपने, 2022 में हिसाब चाहिए तो 2023 में कहेंगे स्कूल में नमाज पढ़ेंगे, और 2024 में अलग जगह चाहिए। 25 तक कहेंगे अब हमें पढ़ाई में छूट मिलनी चाहिए। 2026 में कॉलेज स्कूल कैंटीन में हलाल भी मांगेंगे, और 2027 में कहेंगे संडे के साथ फ्राइडे की भी छुट्टी करो। 2028 में ये भी कह सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां रमजान के महीने में करो। तो 2029 तक ये कहने लगेंगे सिलेबस में कृष्ण, बुद्ध, राम के चैप्टर हटा दो, इन्हें हम ईश्वर नहीं मानते। कर्नाटक उच्च न्यायालय 15 मार्च 2022 को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। न्यायालय कहता है हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है, पर सोचने की बात यह है कि ऐसी स्थिति देश में क्यों बनी, ये वजह जानना जरूरी है। देखते हैं ये वीडियो। सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जब उसने मॉडर्नाइज करा सऊदी अरेबिया को, तब पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान ने बोला नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इंडिया में ये हुआ, तब पाकिस्तान ने बोला। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनकी आदत है पुरानी। अब देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। ये देखिए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का ये कहना है दोस्तों कि पहले उन्होंने ये बोला था, बहुत पहले शुरू में मलाला यूसुफजई का कहना था कि साहब, wearing a burqa is like walking inside a big fabric shuttlecock with only a grill to see through on hot days. It's like an oven. ये मलाला यूसुफजई का कहना था, ठीक है। यानी कि मलाला यूसुफजई ने, जब उनको नोबेल प्राइज मिलने की तैयारी हो रही थी, या बड़ी दुनिया भर की हीरोइन बनी थी मलाला यूसुफजई, तब मलाला यूसुफजई ने तो ये बोल दिया कि साहब ये तो बेकार चीज है, हिजाब, बुर्का, ये सब ये तो गलत चीज है, हटाओ इसको, कोने में डालो, ठीक है। यही मलाला यूसुफजई ने एक बार ये बोला था कि शादी करने की जरूरत ही नहीं है, फिर कुछ शादी कर ली उसने। तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। बाद में मलाला यूसुफजई कहती है कि साहब ये देखिए, forcing us to choose between studies and hijab, refusing to let girls go to school in their hijab is horrifying. नॉर्वे ने हिजाब बैन कर दिया, वही मुल्क जिसने मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज दिया था। मलाला चुप, कुछ नहीं बोला मलाला यूसुफजई ने, ठीक है। फ्रांस बैंड, half a dozen EU countries have banned the hijab. Why? ठीक है। और ऐसी बात नहीं कि हर मुस्लिम मुल्क में हिजाब पहना जाता है, पर मेरी ये प्रॉब्लम है नहीं। मेरी ये प्रॉब्लम है कि जब पाकिस्तान बीच में कूदा, तब मैं भी कूदा, वो लाजमी सी बात है। अब देखिए, ये देखिए साहब, ईरानियन वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं, ये जो लेडीज हैं, आप देख सकते हैं इनको, आप और देखिए, आराम से नॉर्मल कपड़े पहनी हैं, फैशनेबल क्लोथ्स पहनी हैं, पढ़ रही हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, होम मेकर्स हैं, सब कुछ हैं। और आफ्टर द रेवोल्यूशन वाली फोटो देखिए साहब, ये देखिए, जबरदस्त। आफ्टर द रेवोल्यूशन, ये ईरान की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब अफगानिस्तान की लेडीज को देखिए। अफगानिस्तान में देखिए कि ये अफगानिस्तान की फोटोग्राफ है ओरिजिनल, और ये देखिए और भी फोटोग्राफ देखिए अफगानिस्तान की, और अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हाल हो रखा है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये
हिजाब की कंट्रोवर्सी सिर्फ भारत की नहीं है, ये दुनिया भर में चल रहा है। कई कंट्रीज ने बैन कर दिया। और मेरा एक सवाल है शुरू करने से पहले, अगर कोई अफगानिस्तान से एक परिवार जाता है तालिबान से परेशान होकर, ठीक है, तालिबान का शरिया कानून जो है उससे परेशान होकर एक परिवार जाता है, फॉर एग्जांपल फ्रांस चला जाता है, फ्रांस में उसको शरण मिल जाती है, फ्रांस में ही अफगानिस्तान बनाने की कोशिश क्यों है? फिर आप अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आए? अगर आपको फ्रांस के अंदर ही अफगानिस्तान चाहिए था तो वहीं पे रहते आप। एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां पे जाएंगे आपको वहां का रीति रिवाज आपको पिकअप करना पड़ेगा, वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैशेस होंगी। बहरहाल मेरे पास एक बहुत शानदार पैनल है दोस्तों। आज मेरे पास है, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं आरजू काजमी साहिबा। आरजू जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। एंड मेरे साथ सुबुई खान जी हैं। सुबुई खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरजू जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं आपकी राय क्या है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो बोले, और पाकिस्तान में काफी मैंने लेडी मीडिया एंकर्स को बोला कि बोलते सुना मैंने कि वी सपोर्ट द हिजाब, वी सपोर्ट, उसमें से कोई भी हिजाब नहीं पहनी हुई थी, ठीक है, ये जितने भी हिजाब सपोर्टर्स हैं। तो ये क्यों है? और आप दोनों मुस्लिम महिलाएं, आप दोनों हिजाब नहीं पहनी, ये मामला क्या है? आरजू जी, आपका शायद ऑडियो ऑफ है, आप जरा ऑडियो अपना ऑन कर लीजिए प्लीज। जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, अगर हिंदुस्तान में कोई कंट्रोवर्सी होगी तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी बात करेंगे और उस चीज़ को मीडिया पर भी बोला जाएगा। ये हमारा रिवाज रहा है हमेशा से। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जैसे आपने अभी मलाला का जिक्र किया, वो तो याद नहीं है कि किस तरह से उसको जो है सिर्फ इसलिए कि पढ़ना चाह रही थी गोली मारी गई। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और जब तक हम ये तीन जगहें, सिर्फ अफगानिस्तान, भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर हम देखें तो ये कुछ अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, अजीब सा बिहेव करते हैं। और उसके बाद बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, हम वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखते। और इसी वजह से हम ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना एजुकेशन फील्ड में और ना ही कहीं और। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी क्या करें, इसलिए कि उनको जाहिर है यहाँ पे कहा गया होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया होगा कि जी ये बोल दो, इसलिए कि जो काम के लिए लोग आए हैं गवर्नमेंट में, उसमें से तो एक काम भी उनसे नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर वो ये ही देख लें कि किस तरह से मजहब या कहना चाहिए रिलीजन कार्ड को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। एक दिन पहले की बात है कि मियां चुन्नू और कहना चाहिए कि खानेवाल, दो जगहें हैं जहां पर दो लोगों को जो है जान से मार दिया गया, सिर्फ इस बेस पे कि जी किसी ने कहा कि कुरान जला दिया, किसी ने कहा कुछ और उन्होंने गलत बोला इस्लाम को लेकर। तो यहाँ पर तो उनसे चीजें हैंडल हो नहीं रही। और उसके बाद कहते हैं कि जी हिजाब जो है उसकी इजाजत होनी चाहिए। हिजाब की इजाजत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में नहीं। आपको घर में पहनना है आप पहनिए, मार्केट में पहनना है पहनिए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन इस तरह से अगर हिंदुस्तान जो है वो इजाजत देगा तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ है। अगर हमने शुरू में इस चीज को कंट्रोल किया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को सिर्फ मजहब के नाम पे मार दिया जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बात करते हैं। हम ना तो परवेज हुड भाई की बात करते हैं और साथ साथ हसन निसार साहब को सब जानते हैं। तो हसन साहब तो कई बार कह चुके हैं कि जी क्या चीज इजाद की है हमने इस्लाम, जो मुस्लिम्स हैं, हमने कुछ भी इजाद नहीं किया है। और हम बात ऐसी करते हैं जैसे हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमने बहुत कुछ किया है। तो उसकी एक मेन रीजन यही है कि दिमाग है, मुस्लिम्स के पास भी है, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त के वो अपनी इस कहना चाहिए दिमाग को सही जगह लगाएंगे एजुकेशन में और दूसरी चीज़ों में, और ये जो रिलीजन कार्ड है इसको खेलना बंद कर देंगे, तब ये चीज़ सही हो जाएगी। मैं आपको लास्ट में ये भी बताती चलूँ कि मैंने रिलीजन के ऊपर एक आर्टिकल तक लिखा था, वो प्रिंट नहीं हुआ और मुझे कहा गया कि नहीं, मिस यूज ऑफ रिलीजन था वो, उसका जो टाइटल था। तो यहाँ पे तो आप बात नहीं करने देते। और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर 1 है पाकिस्तान, जहाँ के लोग जो है वो एडल्ट मूवीज देखते हैं। और उसके बाद हमारे मिनिस्टर्स तक पकड़े जाते हैं जिनकी किस किस किस्म की वीडियोस हैं और बात करते हैं हिजाब की, इस्लाम की, कुरान की। तो ये कहना चाहिए कि दोगली पॉलिसीज हैं और इससे हटना होगा। बिल्कुल ठीक बात है आरजू जी। मैं आता हूं सुबुई खान साहिबा के पास। सुबुई जी, आपने सुना कि आरजू जी ने क्या बोला। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो प्रियंका गांधी जी का कमेंट आया था बीच में। प्रियंका कह रही थी कि लड़की साड़ी पहने, हिजाब पहने, बिकनी पहने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ता।
जिसको जो पहनना है पहने, लेकिन हर चीज़ की एक जगह होती है। मैं आपको Exactly. उदाहरण देता हूँ, फिर मैं सवाल पूछूंगा। अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है किसी का, जब आप जाते हैं मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप जब क्रिमेशन में जाते हैं तो हमारे यहाँ रिवाज है कि सफ़ेद कपड़े पहन कर जाते हैं। एक अंडरस्टूड सी चीज़ है, एक जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मैंने ये देखा कि कुछ मुस्लिम कैडेट्स ने कुछ साल पहले केस फेस करा था कि हमें एनसीसी में दाढ़ी उगाने की ज़रूरत है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत बोला था, पाकिस्तान के लीडर्स ने, जबकि पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट क्लीन शेवन है। ना फवाद चौधरी की दाढ़ी है, ना शेख साहब की दाढ़ी है, ना इमरान खान की दाढ़ी है, ना शाह महमूद कुरैशी की दाढ़ी है ना। मुझे तो किसी की दाढ़ी दिखाई नहीं दी वहां पे, सब क्लीन शेवन है, लेकिन दे सपोर्ट द बियर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं एज अ मुस्लिम लेडी, सुबह जी ये बताइए कि क्या इस्लाम में हिजाब फर्ज है? क्या इस्लाम में दाढ़ी फर्ज है कि ऑप्शनल है? मामला क्या है ये? जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने गौरव जी। देखिए, मैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान महिला हूं, और मैं आपको संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं। और ये दो अधिकारों की बात ये लोग कर रहे हैं कि हमारा मजहब हमें ये बोलता है कि हम करें, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, ये उसका वायलेशन है। देखिए, किसी भी मजहब की कोई भी इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस वो होती है जो उस मजहब के ग्रंथों में हो। जिस वक्त वो मजहब बन रहा हो, उस वक्त जो कोडिफाइड एक लॉ बनती है उस मजहब की, उस वक्त कैटेगोरिकली मेंशन्ड होना चाहिए कि आप ये करेंगे तो आप मुसलमान हैं। जैसे ये लोग एक एक्सक्यूज ले रहे हैं कि अगर सिख टर्बन पहन सकते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं कर सकते। सिख संप्रदाय में, सिख पंथ में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि उनको केश रखना है, उनको टर्बन करना है, वो उनकी कोडिफाइड लॉ है एज पर देयर रिलीजन। कुरान शरीफ में हिजाब का एक वेशभूषा की फॉर्म में या क्लोथिंग की फॉर्म में, बुर्के का, हिजाब का, नकाब का कहीं से कहीं तक कोई मेंशनिंग नहीं है। बार बार जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप एक भी वर्ड्स कुरान की बताइए। कुरान शरीफ ड्रेसिंग की फॉर्म में सिर्फ इतना कहती है कि कवर योर बॉसम्स, यानी कि अपनी छाती को कवर करिए। इवन मुसलमान मर्दों को बोला जाता है कि अपनी नजरें नीची करिए, शर्म का एक पर्दा होना चाहिए, शर्म का एक हिजाब, एक कवर होना चाहिए कि आप किसी को गलत नजरों से ना देखें। अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात कुरान शरीफ करती है। तो पता नहीं कहां से एक अजीब सी प्रैक्टिस इन लोगों ने, जैसे ट्रिपल तलाक है या हलाला है या बहु विवाह है या ये बुर्का है, सारी इस्लाम की बिद्दत, सारी मैल प्रैक्टिसेस केवल और केवल महिला को एक कमोडिटी की तरह, एक जिस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। आई रियली अप्रिशिएट आरजू जी जो पाकिस्तान में बैठकर ये बोल रही हैं कि नहीं, हिजाब करना या नकाब करना जो है वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। मैं तो चलिए खुशनसीब हूँ कि मैं भारत में हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं ये बात कर सकती हूँ। लेकिन आरजू जी की हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ कि वो एटलीस्ट सच को ऐसी कंट्री में बैठकर बोल रही हैं जहाँ पे सच बोलना हराम है। मुझे 1 मिनट और दीजिएगा गौरव जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं अधिकारों में एक अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25, जो हमें हमारा मजहब का पालन, प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने की आजादी देता है। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं है, कुछ शर्तें होती हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता। जैसे प्रियंका गांधी जी का आपने एग्जाम्पल दिया कि बिकनी डेफिनेटली किसी भी लड़की का अधिकार है कि वो पहन सकती है, लेकिन शिष्टता को धज्जियां उड़ा के नहीं, वो बिकनी पहन के मॉल में नहीं जा सकती है। एक डिसेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। बिकनी पहनने की एक जगह है, जैसे आपने बोला, बिकनी वो स्विमिंग पूल पे पहन सकती है, बिकनी वो बीच पर पहन सकती है, बिकनी पहनकर किसी मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे में, मंदिर में कोई नहीं जा सकता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट आपको मानना पड़ता है, एक पब्लिक ऑर्डर, एक सार्वजनिक व्यवस्था। जब आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो इवन उन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं।
आप उन इदारों के अधिकारों का भी हनन नहीं कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में हिजाब करिए, मैं भी करती हूँ। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो डेफिनेटली हिजाब करके पढ़ती हूँ, कोई जीन्स पहन के या बाल खोल के तो मैं नमाज पढ़ती नहीं हूँ। तो जिस चीज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो करना पड़ता है, और कोई भी फंडामेंटल राइट बिना ये शर्तें माने आप नहीं मान सकते हैं। संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है, केवल फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करता है। तो ना ही मजहब की दृष्टि से और ना ही संविधान की दृष्टि से इस जिद को जायज ठहराया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर इस्लाम में हिजाब आया कहाँ से और क्यों आया। ये तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई, अरब देशों में, और हम सब ये भी जानते हैं कि अरब देशों का टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री से ऊपर रहता है। तेज गर्म हवाएं चलती हैं, चारों तरफ रेत ही रेत है, तो अपने शरीर को ढकना जरूरी हुआ। इसलिए वहां पर कालांतर में पुरुषों के लिए भी विशेष परिधान बनाया गया और महिलाओं के लिए भी हिजाब या बुर्का पहनना जरूरी हो गया। हमारे भारत देश में भी आपने देखा होगा, जिन शहरों में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ के लोग, वहाँ पर रहने वाली लड़कियाँ, महिलाएं अपने आप को ढकने के लिए ठीक वैसा ही कपड़ा लपेट लेती हैं जो हिजाब जैसा लगता है। पर यह हमारे देश की प्रथा नहीं है। हाँ, घूंघट करना हमारे यहाँ एक प्रथा है जिसके पीछे गहरा इमोशनल टच है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, इसलिए पर्दा करना, जो कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में ख़त्म सा हो गया है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि हमने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल लिया। पर इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जो बदलना नहीं चाहती। वह अपनी हर बात को अपने धर्म यानी इस्लाम से इसका ताल्लुक है, इसलिए नहीं बदलेंगे। चलो साहब, ना बदलो, पर शिक्षण संस्थान में, स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर आना क्यों ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो इंस्टाग्राम पर हिजाब पहनकर क्यों नहीं जाती? वहाँ तो अब्बा की प्यारी दुलारी अपनी पूरी प्रदर्शनी लगा रही है, पर स्कूल में हिजाब पहनना है। कोर्ट कहता है, होली कुरान डज नॉट मैंडेट वियरिंग ऑफ हिजाब फॉर मुस्लिम वुमेन्स। आप समझ गए होंगे कि हिजाब पहनना एक परंपरा बनी परिस्थितियों के कारण, न कि मजहब का हुक्म है। अब आप यह भी समझ गए होंगे कि यह नैरेटिव क्यों चलाया गया। इसलिए क्योंकि 2022 में हिजाब अगर फिट हो गया तो 2023 स्कूलों में नमाज भी पढ़ेंगे, 2024 में अलग जगह की डिमांड करेंगे, 2025 में पढ़ाई से छूट की मांग करेंगे, 2026 में प्रश्न पत्र इस्लाम के हिसाब से बनेगा, 2027 तक संडे के साथ जुम्मे यानी शुक्रवार को भी छुट्टी, 2028 तक स्कूल कॉलेज की कैंटीन में हलाल मिलेगा, और फिर अला बला न जाने क्या क्या। फाइनली 2045 तक गजवाए हिंद कंप्लीट। और यह जानकर आप हैरान होंगे कि विदेशों में बुर्का कई जगह बैन है। हिजाब वहाँ औरतें पहनना नहीं चाहती। देखिए ये वीडियो। Some of the posted videos show solidarity. दोस्तों, नैरेटिव आप समझ गए। 2047 तक क्या क्या हो सकता है समझ गए आप। दोस्तों, गजवाए हिंद के लिए इनकी कितनी तैयारी है और दूसरी टीम क्या क्या कर चुकी है और अब क्या क्या कर रही है, ये सब कुछ मैं अपनी इस सीरीज याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि पहली एपिसोड से
पहले एपिसोड से आज 20वीं कड़ी तक, इन 20 एपिसोड में मैं ये सारी चीज़ें आपके पास आपसे शेयर कर चुका हूँ। जिन बंधुओं ने, जिन लोगों ने, जिन देशवासियों ने, भारत देशवासियों ने मेरा सीरीज़ नहीं देखी है, मेरा आग्रह है कि आप मेरी ये पूरी सीरीज़ एपिसोड 1 से 20 तक ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी अगली कड़ी यानी 21वीं कड़ी एक विशेष कड़ी होगी। देखना ना भूलें। अपनी इस सीरीज़ के माध्यम से मैंने प्रयास किया है उस सच्चाई को दिखाने का कि आखिर वो क्या कारण है कि हम या हमारा भारत 71 लाख वर्ग किलोमीटर से सिमटकर 32 लाख वर्ग किलोमीटर तक रह गया। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक आर्मी इंटेलिजेंस के रिटायर्ड अधिकारी से हुई थी। जब मैंने उन्हें अपने तथ्यों पर यह कहा कि हम 50% लड़ाई हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा 50% नहीं, 60% लड़ाई हम हार चुके हैं। ये और भी चिंता का विषय है। दोस्तों, मेरी अगली कड़ी युद्ध महाभीषण होगा कि 21वीं कड़ी देखना ना भूलें। एक विशेष कड़ी हो। भारत की बात सुनाता हूँ। चैनल पर याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा में आज की 20वीं कड़ी समाप्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा प्रयास यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और आपके कमेंट के इंतज़ार में मेरी अगली कड़ी एक विशेष कड़ी होगी। अगले मंगलवार देखना न भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।